जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में, जो कि एनसीईआरटी और लुसेंट पर आधारित है। जो विद्यार्थी रेलवे, एसएससी, व्यापम जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि हम इसे नोट्स और वन लाइनर क्वेश्चंस की मदद से सिंपल और सटीक रूप से पढ़ाई करेंगे। इससे आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जीव विज्ञान होता क्या है? जीव विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं? समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन। क्या करते हैं दोस्तों? समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। उनकी उत्पत्ति कैसी होती है, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी संरचना, वातावरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग तो लैममार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। लेकिन जनक के बारे में पूछा जाए तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अध्ययन की दृष्टि से जीव विज्ञान को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे मानते हैं? तो वनस्पति विज्ञान का जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो इनको जनक क्यों मानते हैं दोस्तों? क्योंकि इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के पौधों का वर्णन किया है? 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। किसमें किया है? अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया है। दूसरा है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक किन्हें मानते हैं? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलम में, किसमें? हिस्टोरिया एनिमेलम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, कौन सी बुक है? हिस्टोरिया एनिमेलम। अब पढ़ते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किन्होंने दिया था? जॉन रे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार दिया था। लेकिन वर्गीकी का पिता कहा जाए तो किसे माना जाता है दोस्तों? कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता माना जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्हें क्या माना जाता है? वर्गीकी का पिता, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी, कौन सी बुक है? सिस्टेमा नेचुरी में सभी जीवों को दो जगत में विभाजित किया है। कौन कौन से जगत हैं वो? एक है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। पादप जगत में किन लोग को रखा गया है? जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उनको पादप जगत में रखा गया है। दूसरा है जंतु जगत। जंतु जगत में क्या कौन आते हैं? अप्रकाश संश्लेषी, मतलब जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, वो जंतु जगत में आते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ विवाद थे दोस्तों, जैसे कि यूग्लिना, क्लैमिडोमोनास, ये जो हैं दो प्रकार के रूप धारण करते हैं, मतलब दो प्रकार की प्रवृत्ति अपनाते हैं, पादप जगत और जंतु जगत। इनको इसमें जंतु जगत में रखा गया है। ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास को जंतु जगत में रखा गया है। लेकिन ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति अपनाते हैं, पादप जगत की भी और जंतु जगत की भी। उसी प्रकार से ये कोरल है, कोरल जो है उसको पादप जगत में रखा गया है, जबकि ये एक प्रकार का जंतु है। इसमें भी जंतु के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों पांच जगत प्रणाली। किसने दिया था? आर एच विटकर ने
5 जगत प्रणाली दिया था। तो इसको याद रखना दोस्तों, अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। R.H. व्हिटकर, सभी जीवों को इन्होंने 5 जगत में विभाजित किया। तो वो 5 जगत कौन कौन से हैं, चलिए बारी बारी से देखते हैं। मोनेरा जगत, तो मोनेरा जगत में कैसे जीवों को रखा गया है, जो एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक प्रकृति अपनाते हैं, उनको किसमें रखा जाता है, मोनेरा जगत में। एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिनमें कोशिका में केंद्रक कला, कोशिका अंग का अभाव होता है। केंद्रक तो होता है लेकिन वह क्या होता है दोस्तों, अविकसित होता है। इनका जो प्रजनन है वह अलैंगिक तरीके से होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ये सभी जीव किस में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। और ये पोषण किस तरीके से प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण व अवशोषण, इन 2 तरीकों से ये अपना भोजन प्राप्त। चलिए अब देखते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में कैसे जीवों को रखा गया है, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक प्रकृति, जो एक कोशिकीय हो और यूकैरियोटिक प्रकृति अपनाते हों। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें केंद्रक जो है वह विकसित होता है, कोशिका अंग उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, केंद्रक जो है इसमें विकसित होता है और कोशिका अंग जो है वह उपस्थित होता है। इनका जो प्रजनन है वह लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो इसमें है अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। इनका जो पोषण है वह प्रकाश संश्लेषण व परापोषण, ये 2 तरीके से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परापोषण मतलब दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा जगत है हम लोग का पादप जगत। ठीक है, पादप जगत में क्या होता है, बहुकोशिकीय व यूकैरियोटिक प्रकृति वाले होते हैं। ठीक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है मतलब इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ये अपना भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। तो ये सब है दोस्तों जिसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जो प्रजनन है वह लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों तरीके से होता है। उदाहरण के लिए देखें तो सभी प्रकार के वनस्पतियाँ, शैवाल, ये सब किस में आते हैं, पादप जगत में आते हैं। चौथा है अपना कवक, कवक जगत। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं व बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, तथा यूकैरियोटिक प्रकृति के होते हैं। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल जो है वह नहीं पाया जाता है, मतलब यह क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों से अपना पोषण अवशोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, ये अवशोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। इनका जो प्रजनन है वह लैंगिक व अलैंगिक दोनों तरीके से होता है, लैंगिक व अलैंगिक। उदाहरण के लिए देखें तो लाइकेन, लाइकेन क्या है, कवक का उदाहरण है। पांचवा जगत है दोस्तों एनिमेलिया, एनिमेलिया बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। इनमें जो जंतु पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। इनको मेटोजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इनमें जो जंतु हैं वह शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी प्रकार के होते हैं। इनका जो प्रजनन है वह लैंगिक, कुछ जीवों में अलैंगिक होता है। ठीक है, ज़्यादातर जीवों में लैंगिक पाया जाता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं वो अलैंगिक तरीके से अपना प्रजनन करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव, ये सभी क्या हैं, एनिमेलिया के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि हम लोग का यही सब टॉपिक पे रिलेटेड है।
जिससे आपको समझने में आसानी होगी और याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक को विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है? कौन कौन सा है? विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, तीनों का जनक किन्हें माना जाता है? तो अरस्तू हैं। अरस्तू हैं, उनको तीनों का जनक माना जाता है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्मिकी के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो जीवाश्मिकी के जनक कौन है? लियोनार्डो डी विंसी हैं। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हमें रेलवे एसएससी में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिका में किस रूप में उपस्थित होता है? तो संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन जो है कोशिका में किस रूप में होता है? तो वह होता है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? जंतु पूछ रहा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो वो कौन से जंतु हैं? यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास। कौन कौन से जंतु हैं? यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास, ये दो जंतु हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की जो है वह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो इसे याद रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी का पिता। वर्गीकी का पिता किसे मानते हैं दोस्तों? तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बनाया है? तो कुल कितनी इकाई को बनाया है? 6 इकाई। ये 6 इकाई कौन कौन से हैं? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ, ये 6 इकाई हैं दोस्तों वर्गीकरण की। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी के रचयिता कौन है? सिस्टेमा नेचुरी एक बुक है, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो लिनियस हैं। कौन है? कैरोलस लिनियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? रॉबर्ट विटेकर। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण प्रमुख रूप से आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों? 5 जगत जो वर्गीकरण है वह पोषण पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका वन लाइनर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए भी, इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। कैरोलस लिनियस के द्विजगत प्रणाली का नाम बताइए। ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्विजगत प्रणाली का नाम बताइए। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके हमें बताएं। तो आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।